A very good morning to all the students of class 11th. This is the lecture number 2 for the chapter the S block elements. I hope आपने पिछले videos देखे होंगे. It's a very humble request to all the students of class 11th. Either you are studying in class 11th B1 or B2. Be very sincere while you are learning chemistry either offline or online. जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो वहाँ पे या तो ऑनलाइन में बहुत सिंसियरली आप अपने स्टडीज़ को करिए, बिकॉज 11th का जो बेस है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. आगे चल के आप चाहे कुछ भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे या कुछ भी आप आगे करोगे तो ये दिस इज़ द बेस क्लास 11th. सो बी वेरी सिंसियर, वीडियोस को बहुत सीरियसली देखिए और जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको सिस्टमैटिकली अपने नोट्स में आप उसको लिखिए. सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए. सो बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में एस ब्लॉक एलिमेंट में दो पढ़ा था, the alkali metals which are first A group and the second A group belongs to the alkaline earth metals. तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा, वो किस तरीके से उनका अपीयरेंस होता है. फिर आपने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में उनका प्लेस होता है, किस तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स एकदम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं. फिर आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा, अकेरेंस पढ़ा. सो द लास्ट जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एस ब्लॉक में वो बेसिकली आपको पढ़ना है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. कि पीरियोडिक टेबल में आपके सिलेबस में, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था क्या क्या है आपके सिलेबस में. तो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करना है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस का करना है, दोनों का करना है इसमें, और फर्स्ट ए ग्रुप के लिए भी और सेकेंड ए ग्रुप के लिए. और केमिकल रिएक्टिविटी में यू हैव टू स्टडी द रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, विथ वाटर, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस एंड देयर यूजर्स. सो बेसिकली आपको ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर होंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, बी वेरी सिंसियर, बहुत सीरियस होकर अपने पढ़ाई करिए, वीडियोस देखिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, नहीं तो आपके क्लासेस में टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है और एटॉमिक साइज पढ़ना है. तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनकी वैल्यूज बढ़ती हैं. क्यों बढ़ती है मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटी होती है. इसकी वजह से ये वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करेंगी. लेकिन इन्हीं वैल्यूज को अगर आप ग्रुप में देखो ऊपर से नीचे तो इनकी वैल्यूज जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी. क्यों होगी? क्योंकि साइज बढ़ता है. ओके. और एटॉमिक साइज आपने देखा कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आपने देखा था कि जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम होता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं. इसकी वजह से साइज जो है वो ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगी. लेकिन पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट ऐसे जाओगे, इस एरो के आप पॉइंट से देखो कि अगर इस तरह से जाओगे तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? घटेगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो कि अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा. तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि कौन सी वैल्यू कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, उसका कॉज क्या है. डायरेक्ट मैंने बहुत डिटेल में इसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा. So students, let us see the atomic radii of alkali metals, elements और ions का. क्लियर, आपने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं. ठीक है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? जो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में और जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगेगा. तो उनकी साइज जो है वो बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी शेल के बीच की वो बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि शेल बढ़ रहा है. तो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में आओगे तो वो बढ़ेगा. आप देख लो, लिथियम के लिए 1.23 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम के लिए 1.57,
पोटेशियम 2.02 एंड सो ऑन। सो ये लगातार ये वैल्यूज़ जो है वो बढ़ रही हैं। उसी तरीके से आप आयंस के लिए भी देख लो, सेम कंडीशन वही होगा कि लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है। तो लिथियम आयन जो है वही कंडीशन है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको आप वो डोनेट कर देगा तब भी जो उसकी आयनिक रेडियाई है, आप देखो यहाँ पे 0.68, 0.98 एंगस्ट्रॉम 1 तब भी वो बढ़ेगा। यानी कि एटॉमिक रेडियाई हो चाहे आयनिक रेडियाई हो, दोनों कंडीशन में एल्कली मेटल्स में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी वैल्यूज़ बढ़ेगी। आप यहाँ पे देख लो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे दी हुई हैं। आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से कंटिन्यूसली जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रही हैं। सो बच्चों आप यहाँ पे देखो एल्कली मेटल है फर्स्ट ए ग्रुप का और एल्किलाइन अर्थ मेटल का, दोनों का कंपैरेटिव यहाँ पे आप देख लो। दोनों कंडीशन में जो है वो ऊपर से ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई हो, दोनों बढ़ेगी। So you can see here in the case of first A group, that is alkali metals, atomic and ionic radii of alkali metal increases on moving down the group. जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो चाहे एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई, दोनों बढ़ेगी। दैट इज दे इंक्रीज इन साइज गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शेल जो है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। ओके, एल्कली मेटल्स फॉर्म मोनोवैलेंट केटाइन। मोनोवैलेंट मतलब जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो। मैंने बताया कि एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ए ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स को वो ईजिली डोनेट कर सकते हैं, वो मोनोवैलेंट केटाइन बनाते हैं। जैसे सोडियम के केस में आप देख लो, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो जब आप शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 281 होगा। यानी कि एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी रखता है, यानी मोनोवैलेंट, यानी कि एक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, केटाइन बनाता है बाय लूजिंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। दस केटाइनिक रेडियस इज लेस देन कंपेयर टू पेरेंट एटम। मैंने बताया था शुरू में ही कि पेरेंट एटम जो होता है वो साइज में बड़ा होता है और जैसे ही उसकी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आयन पे बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो केटाइनिक रेडियस होता है वो कम हो जाता है। कंपेयर करते हैं इसको हम लोग सेकेंड ए ग्रुप से, एल्किलाइन अर्थ मेटल से। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ए ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, वन कंपेरेटिवली स्मॉलर दैन एल्कली मेटल्स। यानी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप की ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप की। विद इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये आपको पता है। इसका रीज़न क्या है कि क्यों एटॉमिक या आयनिक रेडियाई जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप की ज़्यादा है और सेकेंड ए ग्रुप की कंपेरेटिवली कम है। रीज़न बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सेकेंड ग्रुप में मैंने बताया कि इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन विद इन द न्यूक्लियस। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो उनके में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है s ऑर्बिटल में। दैट्स वाई जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई होती है एल्किलाइन अर्थ मेटल की वो कम होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, एल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और ये जो है सेकेंड ए ग्रुप है, एल्किलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आपने पिछले इसमें स्लाइड में पढ़ा एटॉमिक रेडियाई हमेशा एल्कली मेटल्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्किलाइन मेटल्स। तो आप ये देख सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी है कि ये इनकी एल्कली मेटल्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्किलाइन अर्थ मेटल। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। यानी आयनन जो ऊर्जा है वो फर्स्ट ए ग्रुप यानी एल्कली मेटल्स की क्या होती है। तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो एल्कली मेटल्स में आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम है।
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की जनरली लो होती है, ठीक है। इनके जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है और डिक्रीज करती है जब हम लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं, मतलब ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि साइज जो है वो बड़ा होता है। साइज क्यों बड़ा होता है? क्योंकि शेल्स जो है एक एक करके बढ़ते जाते हैं। तो शेल्स बढ़ते हैं तो जो न्यूक्लियस है सेंटर पार्ट एटम का और जो आउटर मोस्ट शेल है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। ओके, सो रीजन क्या है? सिंस alkali metal possesses large atomic sizes, as a result of which the valence s electron ns1 can be easily removed. इनके आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। These values decreases down the group because of decrease in the magnitude of the force of attraction with the nucleus on account of increased atomic radii and screening effect। आपको पता है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, when you move from top to bottom in a group, what happened? Atomic radii increases. I've already told कि क्यों atomic radii increases होती है, क्योंकि शेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, शेल्स की संख्या बढ़ती है और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ए ग्रुप इज, सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड सीजियम। हियर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी दी है, आप देख सकते हो लिथियम की सबसे ज्यादा है और फ्रांशियम की आप यहाँ पे देखो सीजियम का 375 है। फ्रांशियम में जो है वो एक्सेप्शन आया है कि वो थोड़ा सा सीजियम से ज़्यादा होती है। तो आप जो है बेसिकली आपको जो ट्रेंड देखना है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ने की वजह से जो एल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जो ये एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं जैसे ये किलो जूल पर मोल में इसकी लिथियम की वैल्यू आई, सोडियम की, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ट्रेंड्स थे वो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था और जो एक्सपेरिमेंटल डेटाज आते थे वो बहुत काफ़ी लेट में आते थे। तो इसकी वजह से जो एक्सेप्शंस आते थे कुछ एक आध, ये जनरल ट्रेंड्स तो यही होता था कि हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। बट कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आते थे, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स आते थे, वो थोड़ा वेरी करते थे। So let us discuss the ionization enthalpy of second A group. आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड ए ग्रुप की, आपको पता है कि ये जो सेकेंड, ये जो 2 नंबर है दैट इज डिनोटिंग द ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। तो एल्किलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स कैन डोनेट बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो एल्किलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं टू गेट अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। क्लियर? दस दे हैव 2 आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल इज द एनर्जी needed for the removal of the first electron from the neutral atom. It is larger than that of alkali metal atom for 2 reasons. ये क्यों ज़्यादा होती है फर्स्ट ए ग्रुप से? इसका 2 रीजन है, आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और पीरियोडिक टेबल में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, आप ये देख लो कॉज इसका। ड्यू टू स्मॉलर रेडियाई एंड द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग हेल्ड टाइटली बाय द हायर न्यूक्लियर चार्ज। क्यों एल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्यों कम होती है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल? ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्यों कम होती है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप की? क्योंकि आपको पता है कि ड्यू टू स्मॉलर रेडियाई, इनकी कंपैरेटिवली आपको पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है? रेडियाई जो है वो छोटी होती है।
क्यों छोटी होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस पे वो बढ़ता है, ठीक है। सो ड्यू टू द स्मॉलर रेडियाई, किसकी स्मॉलर रेडियाई है? एल्केलाइन अर्थ मेटल की, सेकेंड ए ग्रुप की। ड्यू टू स्मॉलर रेडियाई एंड द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग हेल्ड टाइटली बाय द हायर न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा एटम की रेडियाई छोटी होगी, साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उतना ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को बहुत टाइटली बॉन्ड किए रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव फ्रॉम अ फुली फिल्ड एंड हेंस अ स्टेबल सबशेल। इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? एस ऑर्बिटल में से, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ऑलरेडी फुलफिल्ड है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल needed for the second electron from the cation will be more than the first ionization energy of the atom, but less than any second ionization energy of alkali metal. In spite of the high ionization energy, removal of both electrons are possible. Clear? हो क्या रहा है यहाँ पे? जो आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल है उसमें से जो पहला आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी है आपको ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम, दैट विल बी द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब प्रथम इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑलरेडी जो है वो जो न्यूट्रल एटम है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी उसका साइज छोटा हो गया। अब जब दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो निकालने की एनर्जी होगी वो हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो क्यों ऐसा होता है कि रिमूवल दोनों की पॉसिबल है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉसिबिलिटी है कि पहला इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। क्यों? बिकॉज एटम गेट्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? एटम जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। अगर आप एस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालो तो वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। द स्मॉलर साइज एंड द हाई न्यूक्लियर चार्ज helps to overcome the higher ionization energy by higher lattice energy arising due to the close packing of atom or ions in solid. So with increasing atomic size, the valence electron gets shielded by the inner electrons and becomes easily removable with less energy requirement. Hence the ionization energy decreases with an इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि क्या इफेक्ट होगा, क्यों अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाले हो आउटर मोस्ट शेल को तो क्या होगा कि एटम जो है वो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटायन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा जो है आयन की साइज जो है वो छोटी होती जाएगी। जितनी ज़्यादा छोटी साइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा और उतना ज़्यादा उसको ओवरकम करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप का। आप देख सकते हो कंपैरेटिव स्टडी है, आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो किस तरीके से वैरी कर रही है एल्कली मेटल्स के लिए और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। So students, let us move on for the next topic. The next topic is chemical reactivity of alkali metals. Alkali metals basically first A group के elements हैं जिनमें lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium आता है। ये आपने डिटेल में पढ़ा है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी में आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे रिएक्शन विथ एयर। तो एल्कली मेटल्स का रिएक्शन क्या होता है जब वो एक्सपोज किए जाते हैं एयर के साथ। तो आप देख लो यहाँ पे सिंपल रिएक्शंस हैं बट ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल किस टाइप की ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो वेरी करता है, मेटल टू मेटल वेरी करता है। तो इसको ध्यान से आप देखो कि alkali metals when they are exposed to air, surface of the alkali metal gets tarnished. tarnished मतलब कि उनके ऊपर धब्बा आ जाता है, उनका जो रंग होता है वो उतर जाता है और उनके सरफेस पे धब्बा हो जाता है।
मीन्स उस पर कुछ स्पॉटिंग हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर? एल्कली मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और हीट जब उसको किया जाता है तो डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिकली ये जो रिएक्शंस आपको बहुत इजी दिख रहे होंगे कि हाँ ऑक्सीजन के साथ इसको लिया, उसको लिया, इस मेटल को लिया, बट ये जो एक्सपेरिमेंटली जब साइंटिस्ट इसको करते थे तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत टाइम लग जाता था कि वो रिएक्शन करा के जो उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता था वो उसको फिर उनको वेरीफाई करना पड़ता था, उनको उसको मैच कराना पड़ता था कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, कैसे है। तो इसको आप बहुत ईजिली मत लो, ये जो रिएक्शन आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, बट एक्सपेरिमेंटली जब इसको लैब में किया जाता था सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक बारगी ये सारे रिएक्शंस कभी भी नहीं हुए। साइंटिस्ट ने ये रिएक्शंस जब किए तो बहुत टाइम लगा इनको करने में, और डिजायर्ड जो रिजल्ट था वो आने में टाइम लगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। So lithium is the first metal for alkali metals. When it combined with oxygen upon heating, it forms lithium oxide, Li2O. सोडियम है नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट एलिमेंट है इसी सीरीज में, वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा उसको हीट किया जाएगा तो ध्यान दो आप कि सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है N2O2. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड मेटल पोटेशियम, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा और पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. मतलब कि लिथियम ग्रुप में जब हम फर्स्ट ए में ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की एल्कली मेटल के साथ बढ़ेगी, यानी लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होगा और सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑक्सीजन के साथ. तो बेसिकली आपके सिलेबस में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स का नेचर है कि वो क्या फॉर्म करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा. लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है. So let us move on for the next one. The next chemical property of alkali metal is reaction with water. Water के साथ इनका क्या reaction होता है? Simple reaction है. Alkali metals react with water to form hydroxide and dihydrogen. Very important and very easy. एल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या दो प्रोडक्ट बनते हैं? बेसिकली हाइड्रोक्साइड बनता है और डाईहाइड्रोजन बनता है. तो बेसिकली आप एक कॉमन मैंने रिएक्शन दे दिया है जहाँ पे M जो है वो मेटल है. कौन सा मेटल है? एल्कली मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है. जब वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. क्लियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको देख लीजिएगा, बस आपको ये थोड़ा समराइज करना है, समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? एल्कली मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन. 673 केल्विन पे जो एल्कली मेटल्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है. और लिथियम के केस में आप देखो टेम्परेचर और ज़्यादा है, 1073 केल्विन टू फॉर्म हाइड्राइड्स. ओके, सो M इज द एल्कली मेटल. जब ये डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने जो है मेटल कैटायन बनाया, हाइड्राइड्स बनाया. क्लियर? द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. इससे पहले आपने पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब कर रहा था तो जब हम लिथियम से सीजियम नीचे जा रहे थे तो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ बढ़ रही थी. उसी तरीके से जब ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा तो जो ये हाइड्राइड का फॉर्म करेगा वो इंक्रीज करेगा. लिथियम की टेंडेंसी सबसे कम होगी हाइड्राइड बनाने की और सीजियम की सबसे ज़्यादा होगी, यानी ऊपर से नीचे जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और आयनिक कैरेक्टर जो ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी टेंडेंसी बढ़ेगी. लास्ट केमिकल रिएक्टिविटी आप देख लो एल्कली मेटल्स का, रिएक्शन विथ हैलोजेंस. हैलोजेंस यानी जो 7th ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट करेगा हैलोजन से और क्या बनाएगा? एल्कली मेटल्स कंबाइन विथ हैलोजेंस डायरेक्टली, यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली बना रहा है, टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स. मेटल के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पे आप देखो मेटल जो है वो क्या है? एल्कली मेटल्स है M
और X2 जो है वो हैलोजन है। हमेशा याद रखिएगा, हैलोजन चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो बेसिकली जो है वो डाई हैलाइड के फॉर्म में होता है, गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए देखो आप X2 लिखा गया है। तो ये क्या बना रहा है, मेटल का हैलाइड MX। इट इज कॉल्ड एज मेटल हैलाइड्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल हैलाइड फॉर्म कर रहा है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आप देख लो किस तरीके से रिएक्टिविटी आपने बार बार पढ़ा है कि जब हम लिथियम से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, चाहे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करें चाहे वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करें। यहाँ पे रिएक्टिविटी आप देख लो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैलोजन से उनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, फ्लोरीन है F2, देन Cl2, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो यू कैन सी रिएक्टिविटी जब रिएक्ट करेगा हैलोजन तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। So students, let us move on for the chemical reactivity of alkaline earth metal. इससे पहले आपने जो रासायनिक गुण हैं वो आपने एल्कली मेटल्स के लिए पढ़े। अब साथ ही साथ हम एल्किलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ए ग्रुप है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं, उनके केमिकल रिएक्टिविटी को हम पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने पिछले उसमें पढ़ा था एल्कली मेटल्स में कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे जितने भी एल्किलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सारे एक तरीके के ही ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप देख लो यहाँ पे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। एक्चुअली ये बात है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस पे जो है ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है। तो कौन से ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है? बेरिलियम जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड का, और मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का थिन लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेज एज गोइंग डाउन द ग्रुप। सेम कंडीशन है जब हम बेरिलियम से नीचे जाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है उनकी क्रियाशीलता है किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति वो जो है बढ़ेगी। यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम सबसे कम रिएक्टिव होंगे और उसके बाद के मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट करेंगे। सो देन नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाएगा? सिंस दीज मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स। जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो ज़्यादा प्रवृत्ति रखते हैं, नेचर रखते हैं कि वो कैटायन में चेंज हो जाए। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से। कौन? एल्कली मेटल्स। क्योंकि एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इसलिए एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ओके, इसकी वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप देखोगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है सेकेंड ए ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सेकेंड ए ग्रुप मतलब जो सेकेंड नंबर है वो बता रहा है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो एल्कली मेटल्स का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर। जितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एल्कली मेटल्स वाटर के प्रति, उतना ज़्यादा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल में जो कि उसको स्टेबिलिटी देते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम जो मेटल है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, व्हेन इट रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, नॉर्मल वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर। सो इसको ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम हमेशा बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी मैग्नीशियम के बाद हैं वो सारे मेंबर्स जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। So reaction is magnesium when reacts with water, it forms magnesium hydroxide and dihydrogen gas is released. तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा। सिमिलरली कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल इज रिएक्शन विथ हेलोजेंस. हेलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन. सो आप देख लो इसमें, दे कंबाइन विथ हेलोजेंस एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. एक अप्रोप्रिएट, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल. किसके साथ? हेलोजेंस के साथ. टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हेलाइड्स MX2. आपको याद होना चाहिए कि एल्कली मेटल्स में MX बन रहा था, हेलाइड बन रहा था. यहाँ पे भी हेलाइड ही बन रहा है, बट वो हेलाइड कौन से टाइप का है? MX2 टाइप का है. क्यों MX2 टाइप का है? आपने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का जो वैलेंसी होती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो बेरिलियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी एलिमेंट है एल्केलाइन अर्थ मेटल का, तो उस पर डाई पॉजिटिव होता है, +2 चार्ज होता है. क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब ये कंबाइन करेगा हेलोजन के साथ, हेलोजन जो है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडाइड का नेगेटिव -1 होता है. तो MX2 टाइप के ये हेलाइड बनाएगा. अगर ये एल्कली मेटल के साथ बोलेगा तो किस टाइप का हेलाइड बनाएगा? MX. क्यों MX बनाएगा? क्योंकि एल्कली मेटल जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, इसलिए वहाँ पे मेटल पे +1 चार्ज होगा और हेलाइड पे भी जो है वो -1 होगा. तो वहाँ पे MX बनेगा हेलाइड, लेकिन एल्केलाइन अर्थ मेटल में MX2 बनेगा. सो M + X2 विल गिव MX2 टाइप हेलाइड, वेयर X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स है ये, NH4 होल ट्वाइस BeF4 is used for the preparation of BeF2. It is very important and very it is competitive point of view से important है कि जब बेरिलियम के फ्लोराइड है, मतलब बेरिलियम के हैलाइड को जब बनाया जाता है तो वो कैसे, क्या चीज़ के उससे बनता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी NH4 होल ट्वाइस BeF4 को जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है और बेरिलियम का हैलाइड का फॉर्मेशन करता है. द लास्ट केमिकल रिएक्टिविटी इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. कि एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं. दीज मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के सारे मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं अपॉन हीटिंग एंड दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स. तो आपने देखा ये सारे रिएक्शंस में कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई आपने पढ़ा पिछले में कि कुछ मेटल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें, कोई हॉट वाटर के साथ. तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं बच्चों. हर मेटल, हर जो आप चाह रहे हो कि रिएक्शन हो वो पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो आप देख लो रिएक्शन विथ, तो साइंटिस्ट ने जब रिएक्शन कराया होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोजन के साथ, तो बेरिलियम नहीं किया होगा रिएक्शन. बाकी के जितने भी मेटल्स हैं वो आसानी से रिएक्ट कर लिए होंगे. तो ये सारे बहुत साइंटिस्ट के मेहनत से हमें ये सारे रिएक्शंस मिले हैं. और ये मत सोचिएगा कि आसानी बस 1-2 केमिकल को मिलाया आसानी से रिएक्शन हो गया. बहुत सारे हिंड्रेंस, बहुत सारे रुकावट आते हैं. सो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, दीज मेटल्स यानी जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ के सारे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करते हैं अपॉन हीटिंग टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, मेटल के हाइड्राइड को फॉर्म करते हैं. सो M इज द एल्केलाइन अर्थ मेटल H2, और जब हम इसको हीट देंगे तो मेटल का हाइड्राइड फॉर्म होगा. किस टाइप का मेटल का हाइड्राइड? MH2. देन यू कैन सी वन रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन कि बेरिलियम क्लोराइड जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बेरिलियम के हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है BeH2, लिथियम क्लोराइड बना रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है. तो बच्चों ये बात ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके का ये हाइड्राइड बना रहा है, किस तरीके का ये हैलाइड बना रहा है. तो आपको अगर क्रिस क्रॉस मेथड अच्छे से नहीं आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का तो वो दिक्कत हो जाएगा. तो आपको मेटल की भी वैलेंसी याद होनी चाहिए और एनायनिक पार्ट जो नेगेटिव पार्ट होता है उसकी भी वैलेंसी अगर आपको याद होगी तभी आप कंपाउंड बना पाओगे. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप या तो यहाँ यूट्यूब में जो वीडियो है उसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, या ऑफलाइन में क्लास में सर और मैम पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज को कि जो भी इस चैप्टर से कनेक्टेड है. सो बी वेरी सिंसियर, बी वेरी पंक्चुअल, और वीडियो के लिए आप बहुत सिंसियर रहिए, सीरियसली आप इसको देखिए एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग. So God bless you all and
Be healthy.